हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो हम लोग अब अभी तक बात कर चुके थे सिंपल पेंडुलम के बारे में और उसके टाइम पीरियड को भी इवेलुएट कर लिए थे ऑलरेडी। हम लोग पढ़ रहे हैं सम सिस्टम एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। उसमें से एक अभी सिंपल पेंडुलम पूरा हुआ है। दो वीडियोस अपलोड किए मैंने, आप देख लो उसको पहले। बेसिक सारा समझ में आएगा कि कैसे किसी सिस्टम जो ऑसिलेट कर रहा हो, एसएचएम कर रहा हो, उसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। ये पहले वो सिंपल पेंडुलम का 2 लेक्चर आप लोग पहले पूरा कर लें और फिर आज के लेक्चर को आप देख पाएंगे और समझ में आएगा। तो आज हम लोग ऐसे ही कुछ एक और सिस्टम के बारे में बात करेंगे और आज का हमारा सिस्टम रहेगा स्प्रिंग, है ना। सिंपल पेंडुलम हो चुका था, आज हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग के बारे में। स्प्रिंग के एसएचएम को देखेंगे और टाइम पीरियड इस केस में निकालेंगे, है ना। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कहना ज्यादा सही रहेगा, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, हार्मोनिक ऑसिलेटर भी कहते हैं। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के केस में टाइम पीरियड क्या होगा ये आज समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आपका प्यारा सा चैनल पल्लव फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट कैसा होता है? कुछ ऐसा नहीं। स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट कैसा होता है? कुछ ऐसा। ये रहा स्प्रिंग और इससे ये रहा ब्लॉक कुछ एम मास का, है ना। यही है स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट, है ना। हमको इसी के केस में टाइम पीरियड देखना है कि इसको थोड़ा डिस्प्लेस करा दें स्लाइटली और छोड़ दें तो क्या होगा, ये इस तरह से एसएचएम करना स्टार्ट करेगा, नहीं ये इस तरह से ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा, है कि नहीं। तो उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हमको इवेलुएट करना है ना। ऐसा ही होता है स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट। कुछ इस तरह से आप इस एम मास को थोड़ा खींचें या इसको दबा दें, थोड़ा दोनों कर सकते हैं, या इसको कंप्रेस करें या थोड़ा इसको स्ट्रेच करें। तो क्या होगा, और जब इसको छोड़ देंगे तो ये ऑसिलेट करने लगेगा इस तरह से, और इसका फिर टाइम पीरियड हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं, वही करने वाले हैं। तो क्या प्रोसीजर है टाइम पीरियड फाइंड करने का? तो स्टेप 1, सबसे पहला काम क्या करना है, फाइंड द मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। सबसे पहले मीन पोजीशन फाइंड करना है। सबसे पहले मीन पोजीशन फाइंड करेंगे। ये एम मास जैसे ही इस स्प्रिंग के इस एंड से लटकेगा तो ये स्प्रिंग थोड़ा, एम मास का वेट है, उस वेट की वजह से ये थोड़ा खींचेगा, है ना। ये थोड़ा खींचेगा, इसके हेलिक्स में थोड़ा फैलाव आएगा, ये थोड़ा खींचेगा। तो क्या होगा, इस एम मास के यहाँ सस्पेंडेड होने से ये थोड़ा खींचेगा, है ना। और ये, है ना, ये थोड़ा खींचेगा और ये एम मास यहाँ आ जाएगा। तो कह लेते हैं कि ये जहां से लगा हुआ था, है ना, ये एम मास जहां से ये लगा हुआ था वहां से ये कितना नीचे आ गया, कुछ एक्स नॉट नीचे आ गया, है ना। इसके वेट की वजह से ये कुछ एम मास जो है एक्स नॉट यूनिट नीचे आ गया, है ना। इसका वेट है नीचे एम जी, उसके इन्फ्लुएंस से ये थोड़ा डिस्प्लेस हुआ नीचे बाय सम अमाउंट एक्स नॉट। ये एम जी फोर्स लगने से ये कुछ एक्स नॉट अमाउंट नीचे आया। अब ये सिनेरियो जो है ये इक्विलिब्रियम सिनेरियो है, ये इक्विलिब्रियम सिनेरियो है, मीन स्टेबल सिनेरियो है, इक्विलिब्रियम सिनेरियो कह सकते हैं इसको, है ना। इक्विलिब्रियम स्टेटस है ये, अब ये वाला, है ना। तो इक्विलिब्रियम स्टेटस है तो क्या होगा, जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स ऊपर, है ना। जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स ऊपर। तो नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, mg, और ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, स्प्रिंग में कौन सा फोर्स होता है, रिस्टोरिंग, है ना। ये आपने पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन में भी, वर्क एनर्जी पावर में भी, काफी न्यूमेरिकल्स वहां पे लगाए होंगे, बिल्कुल। तो ये mg लग रहा है नीचे, ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, स्प्रिंग में कौन सा फोर्स लगता है, के एक्स, है ना, के एक्स नॉट, के डेल्टा एक्स, एफ इक्वल टू, तो यहाँ पे ये हो जाएगा के एक्स नॉट, है ना। ये स्प्रिंग फोर्स जिसको कहते हैं ये आएगा, के स्प्रिंग कांस्टेंट ये होता है, ये आपको मालूम होगा। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, ये mg, है ना। तो क्या तरीका है, तो फिर से वापस प्रोसीजर पे आते हैं। सबसे पहला प्रोसीजर है फाइंड द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन हमने फाइंड कर लिया, है ना। ये वेट की वजह से थोड़ा खींचा एक्स नॉट और ये हो गया इसका मीन पोजीशन। स्टेप टू क्या है, मीन पोजीशन फाइंड करने के बाद। तो स्टेप 2 तो है कि अब आगे डिस्प्लेस करना है ना। लेकिन यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम सिनेरियो बना है
उसकी वजह से जो इक्वेशन बन रहा है उसको लिख लेते हैं, है ना। तो इक्विलिब्रियम सिनेरियो जो बना है यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स इक्वेशन जो बन रहा है वो लिख लेते हैं ना, बैलेंस्ड फोर्स इक्वेशन, ये mg और ये kx0। तो इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होता है तो उसको लिख लेते हैं। तो अब स्टेप 2 है, बैलेंस फोर्स इक्वेशन लिखेंगे और वो हो जाएगा mg इक्वल टू kx0, mg इक्वल टू kx0। ये है बैलेंस्ड फोर्स इक्वेशन, है ना। ये क्या है, दिस इज बैलेंस्ड फोर्स इक्वेशन, ये हो गया बैलेंस्ड फोर्स इक्वेशन, है ना। mg नीचे kx0 ऊपर, है ना, mg से खींचेगा तो kx0 रिस्टोरिंग लगने लगेगा, है ना। तो ये बैलेंस्ड फोर्स इक्वेशन हो गया। अब अगला क्या है, स्टेप 3 क्या है कि इसको अब ये जो mg अब इक्विलिब्रियम में है इसको थोड़ा अब डिस्प्लेस करेंगे स्लाइटली, थोड़ा इसको अब हम डिस्प्लेस करेंगे स्लाइटली बाय सम अमाउंट x y z व्हाटएवर, थोड़ा इसको डिस्प्लेस करेंगे और फिर फाइंड करेंगे नेट फोर्स। यही तरीका होता है, पेंडुलम में मैंने डिटेल में किया, पहले आप पेंडुलम को देख लें, है ना, फिर इसको देखें, समझ में आएगा। वो सारा सिनेरियो, सारा स्टेप्स, सारा प्रोटोकॉल लिख रखा है वहां पे, कैसे कैसे आगे बढ़ना है टाइम पीरियड निकालने के लिए। तो सबसे पहले मीन पोजीशन पे लाना है, बैलेंस फोर्स इक्वेशन लिखना है, उसके बाद इसको फर्दर डिस्प्लेस करना है स्लाइटली बाय सम अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट x, और फिर नेट फोर्स देखना है कितना होगा, है ना। तो अब तीसरा स्टेप यही करने जा रहे हैं, इसको थोड़ा और, है ना, इसको थोड़ा और डिस्प्लेस करेंगे स्लाइटली। तो ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये m मेरा यहां आ गया कुछ, तो यहां तक और ये यहां तक, ये कितना डिस्प्लेस किया हुआ था, एक्स नॉट, और यहां से हम फर्दर फिर और x डिस्प्लेस किए नीचे, यहां से फिर फर्दर x और डिस्प्लेस किए नीचे, ठीक है, यहां से फिर फर्दर x डिस्प्लेस किए और नीचे, है ना, डिस्प्लेस बाय सम वेरी स्मॉल अमाउंट x। अगला स्टेप यही है टाइम पीरियड निकालने का, तो इसको थोड़ा और फर्दर डिस्प्लेस किए बाय सम अमाउंट x, है ना, और फिर क्या निकालना है, फिर निकालना है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो नेट फोर्स क्या लगेगा, इस पे नीचे लगेगा mg, है ना, इस पे m मास पे नीचे लग रहा है mg, और अब इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा k, और नेट इलोंगेशन कितना हो गया x नॉट, और ये x, तो टोटल हो गया x नॉट प्लस x, है ना, ये हो गया नेट इलोंगेशन। लेकिन नेट फोर्स कितना बना, तो नेट फोर्स बना, नीचे कितना लग रहा है mg, माइनस ऊपर कितना फोर्स लग रहा है के एक्स नॉट प्लस एक्स, है ना। ये तो हम लोग डिस्प्लेस किए स्लाइटली, है ना, ये डिस्प्लेस किए स्लाइटली, अब इक्विलिब्रियम में नहीं रहा, इक्विलिब्रियम में ये सिनेरियो था तो दोनों फोर्स बराबर हो गया। अभी ये इक्विलिब्रियम वाला सिनेरियो इसका ब्रेक कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया, इक्विलिब्रियम सिनेरियो बिगाड़ दिए, तो ये इसको नीचे डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या बनेगा, mg नीचे और माइनस के एक्स नॉट प्लस एक्स, ये बनेगा नेट फोर्स, है ना, ये बनेगा नेट फोर्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा नेट फोर्स mg माइनस के एक्स नॉट प्लस एक्स, mg माइनस के एक्स नॉट प्लस एक्स। तो अब क्या कर सकते हैं, mg मेरा किसके बराबर है, mg मेरा के एक्स नॉट के बराबर ऑलरेडी आया हुआ है, तो mg की जगह हम लोग लिख सकते हैं के एक्स नॉट और माइनस के एक्स नॉट और माइनस के एक्स, तो ये के एक्स नॉट कैंसिल हुआ और ये हो गया माइनस के एक्स, है ना, ये क्या हो गया माइनस के एक्स, ये है ना माइनस के एक्स। तो एफ नेट आ रहा है कितना, माइनस के एक्स, एफ नेट कितना आ रहा है माइनस के एक्स, और यही हमारा अगला स्टेप है कि आपको अपने एफ नेट को मैथमेटिकली अराइव करना है, डिराइव करना है, किसके बराबर, किसके साथ लेके आना है, माइनस के एक्स के बराबर, क्योंकि वही किसी एसएचएम में रिस्टोरिंग फोर्स होता है ना। तो आपका एफ नेट आ गया, वही आ गया माइनस के एक्स, है ना, वही आ गया माइनस के एक्स। तो अब यहां से क्या करना है, अब आखिरी स्टेप है टाइम पीरियड निकालने का। अब आखिरी स्टेप क्या है, टाइम पीरियड निकालने का। तो टाइम पीरियड अब होता है 2 पाई बाय ओमेगा, और ये हो जाएगा 2 पाई, ओमेगा होता है अंडर रूट के बाय एम, और ये हो जाएगा 2 पाई
अंडर रूट एम बाई के। तो ये इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। तो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड है। वही सेम प्रोसीजर रिपीट किए, सबसे पहले इसको इक्विलिब्रियम पे आने दिए, ये वेट की वजह से इक्विलिब्रियम में आ गया, पहले मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड कर लिए, तो ये बन गया इक्विलिब्रियम पोजीशन, और यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स इक्वेशन ये बन गया mg इक्वल टू के एक्स नॉट। उसके बाद इसको फर्दर और डिस्प्लेस किए नीचे, इसको फर्दर और डिस्प्लेस किए नीचे बाय सम अमाउंट x, और फिर देखें नेट फोर्स कितना बन रहा है। तो नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है के एक्स नॉट प्लस एक्स, लेकिन इसको नीचे डिस्प्लेस करके ले जा रहे हैं तो डेफिनेटली mg ज्यादा है के एक्स नॉट से, क्योंकि नीचे डिस्प्लेस हो रहा है तो mg को थोड़ा ज्यादा होना पड़ा होगा रिस्टोरिंग से, तभी तो वो नीचे डिस्प्लेस हो रहा है, नहीं तो बराबर ही रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता। नीचे उसको ले जाया जा रहा है, इसका मतलब mg ज्यादा है, इसीलिए नेट फोर्स बना mg माइनस के एक्स नॉट प्लस एक्स, है ना, बराबर नहीं, ये कुछ डिफरेंस आएगा तभी तो वो नीचे जा रहा है, mg थोड़ा ज्यादा है ना। तो ये आ गया नेट फोर्स माइनस के एक्स, और यहां से फिर टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा, और ये 2 पाई अंडर रूट के बाय एम और 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, ये होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के केस में टाइम पीरियड। 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, ये ध्यान रखना है, ये टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो m हो गया इस मास ऑफ द ब्लॉक, और k हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना, यहां पे इस केस में। ठीक है, ठीक है। तो ये था टाइम पीरियड जो स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट में आता है इस तरह से। वही 3-4 प्रोटोकॉल जो हम लोग सिंपल पेंडुलम के केस में फॉलो किए हैं, उसी को यहाँ पे लगाए। तो पहले आप लोग सिंपल पेंडुलम जरूर देख लें अगर आपने नहीं देखा तो। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, सिंपली आपको जाना है यूट्यूब पे और टाइप करना है पल्लव फिजिक्स टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। पहले उसको देख लें फिर इसको देखें, ठीक है, पहले उसको देख लें फिर इसको देखें, कि आप सोच रहे हैं कौन सा स्टेप की बात कर रहे हैं, तो वो सारा स्टेप्स मैंने डिस्कस कर दिया है, जो प्रोसेस फॉलो करना है, प्रोसीजर फॉलो करना है टाइम पीरियड निकालने के लिए, है ना, टाइम पीरियड निकालने के लिए। चलिए, तो ये था टाइम पीरियड छोटा सा स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट के केस में। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट आता है इससे क्वेश्चन, और कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग से, है ना, इससे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस स्प्रिंग वाले अरेंजमेंट से, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग से। जैसे आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, याद है, तो वो भी थोड़ा बताएंगे, क्योंकि उसका थोड़ा लेना पड़ेगा थोड़ा कंटेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वो रेजिस्टेंस वाला, तभी यहाँ थोड़ा रिलेटेबल रहेगा और याद रखना थोड़ा आसान होगा, तो थोड़ा उसका कंटेक्स्ट ले ही लेते हैं, है ना। फिर यहाँ पे स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, सीरीज में स्प्रिंग को लगाएंगे, पैरेलल में स्प्रिंग को लगाएंगे, है ना। तो पहले थोड़ा एक फास्ट रिवीजन करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते थे, है ना, ये इस तरह से रेजिस्टर्स होता था, है ना, ये दो रेजिस्टर, चलिए ये R1 और R2, है ना, ये अभी किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना, ये किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर का, तो ये किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालते थे कैसे, R1 प्लस R2, है ना, सीधा सीधा सीरीज में जोड़ देते थे रेजिस्टेंस को सीधा सीधा जोड़ देते थे, और ये आर इक्विवेलेंट आ जाता था। नहीं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए तो ये रेजिस्टेंस और ये दूसरा, है ना, और यहां से फिर इसको ऐसे कनेक्शन वगैरह बैटरी से देते थे, वो ठीक है। लेकिन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2, इस केस में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, इस केस में आर इक्विवेलेंट आता था, तो इसको पहले ऐसे लिखते हैं कि 1 बाय आर इक्विवेलेंट, और ये होता है 1 बाय R1
प्लस 1/R2, है ना। इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते थे और फिर यहां से एलसीएम लेते थे, ये R1 R2 और ये ऊपर आता था R1 प्लस R2, ये R इक्विवेलेंट और ये R इक्विवेलेंट हो जाता था ऊपर जाके, ये रेसिप्रोकल, ये 1/R1 1/R इक्विवेलेंट है। ये अब जब रेसिप्रोकल लेंगे तो R1 R2 ऊपर और नीचे R1 प्लस R2। तो ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स के केस में ये वाला काम होता था, है ना। ये आप लोग 10th क्लास से पढ़ते हो, ठीक है। 10th क्लास में ये वाला आपने पढ़ रखा है। आर इक्विवेलेंट ऐसे निकालते थे सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीधा सीधा जोड़ देते थे रजिस्टर्स के, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है। पैरेलल में ऐसे लेते थे नहीं, ऐसे आता था सॉल्व करके वगैरह, है ना। सीरीज में करंट सेम होता है अक्रॉस द रजिस्टर। सीरीज में क्या सेम होता है? करंट। पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज, है ना। करंट डिफरेंट होता है, सेम क्या होता है? सेम होता है वोल्टेज होता है सेम, है ना। ये बात आपको पता होगी। तो ये थोड़ा कंटेक्स्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। यहाँ से थोड़ा हेल्प लेंगे, इसको समझने में थोड़ा आसानी होगा। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, इसकी बात करते हैं, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की बात करते हैं। तो वही बात करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन, टाइम पीरियड तो हो ही गया, बहुत छोटा हो जाता वीडियो, तो सोचे इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग को भी ऐड कर देते हैं, है ना। खत्म ही हो जाएगा स्प्रिंग पूरा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज में लगा लेते हैं स्प्रिंग को, है ना। स्प्रिंग को किस में लगा लेते हैं? ये कोई फिक्स सपोर्ट और इसमें ये रहा एक स्प्रिंग, ये रहा दूसरा स्प्रिंग, है ना, और ये रहा ये मास कुछ m, है ना। ये दो स्प्रिंग इस तरह से सीरीज में लगा लिए, है ना। ये यहां से एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है और ये यहां से दूसरा स्प्रिंग है, ठीक है। ये यहां से एक स्प्रिंग है और ये यहां से दूसरा स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ K1 है और इसका कुछ K2 है, ठीक है। स्प्रिंग अलग अलग है तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग किससे बना हुआ है, नेचर ऑफ द स्प्रिंग, मटेरियल यूज, उस पर डिपेंड करता है। तो ये K1 K2 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग को यही इवेलुएट करना है यहाँ पे कि टाइम पीरियड तो निकाल ही लेंगे फिर 2π√m/k, लेकिन यहाँ पे दो स्प्रिंग है तो जो फॉर्मूले में 2π है ना, जो टाइम पीरियड निकालने जाएंगे 2π√m/k, यहाँ पे कौन सा k यूज करेंगे, इसका वाला कि इसका वाला? तो ना तो इसका वाला ना तो इसका वाला, हम लोग यूज करेंगे k इक्विवेलेंट, है ना। हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे k इक्विवेलेंट। तो हमको जैसे वहां रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, यहाँ पे भी k इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहा है स्प्रिंग का एक एंड दूसरे स्प्रिंग से कनेक्टेड है, स्प्रिंग का एंड टू एंड कॉम्बिनेशन है। ये पहचानने का तरीका है सीरीज, इतना आपको आता होगा नहीं। एक स्प्रिंग का एक एंड दूसरे स्प्रिंग के एक एंड से कनेक्टेड हो तो वो कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। एंड टू एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ये क्या है? ये है सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। ये क्या है? दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये सीरीज में है, दिख रहा है बहुत अच्छे से। इसका K1 K2 स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, इसका K1 K2 स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो अभी इसको हम मान के चलते हैं कि अभी ये इक्विलिब्रियम में ही है, नहीं तो फिर वो एक स्टेप थोड़ा ये खींचेगा, फिर वो कट ही जाता है इवेंचुअली। वो इक्विलिब्रियम बैलेंस फोर्स इक्वेशन जब लिखते हैं फिर वो कट ही जाता है। तो अभी इसको ऐसा मान के सिंपल सिंपल चलते हैं कि ये अभी इक्विलिब्रियम में है ना। ऐसा समझते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, खिंचा हुआ है, इक्विलिब्रियम में है। उसके बाद का काम क्या बनता है? इक्विलिब्रियम में है, सब कुछ हो गया, उसके बाद का काम क्या बनता है? इसको थोड़ा अब डिस्प्लेस करना है स्लाइटली। ये तो काम बनता है टाइम पीरियड निकालने में। इसको क्या करना है? थोड़ा करेंगे इसको डिस्प्लेस। तो इस टाइम पीरियड को यहां से हटा रहे हैं
ये बाद में इवेंचुअली लेंगे, है ना। तो क्या करना है, इसको करना है थोड़ा डिस्प्लेस, है ना, इसको करेंगे थोड़ा इधर डिस्प्लेस, ठीक है, इसको थोड़ा करेंगे, इसको यहाँ पे डिस्प्लेस। तो अगर हम इस m मास को इधर फोर्स लगा के इधर थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं बाय सम अमाउंट x, है ना, बाय सम अमाउंट x, टारगेट मेरा क्या है, टारगेट मेरा है k इक्विवेलेंट निकालना, है ना, k इक्विवेलेंट निकालना, वो भी आ जाएगा, टाइम पीरियड में रखेंगे, टाइम पीरियड आ जाएगा। तो टारगेट मेरा k इक्विवेलेंट निकालना है, तो उसके लिए पहले ये सारा काम किया जा रहा है ना, k तक पहुंचना पड़ेगा पहले। तो इसको थोड़ा जब x डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है ना। तो इसको जब x से खींचेंगे तो ये कुछ अमाउंट से खींचेगा अलग, ये कुछ अमाउंट से खींचेगा अलग, क्योंकि ये स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है। हो सकता है ये स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ हो, K2 का वैल्यू हाई हो, वो स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ हो तो कम खींचेगा। K1 K1 का वैल्यू कम हो, मतलब ये वाला स्प्रिंग जो है कम स्टिफ हो, कम कड़ा हो, तो ये वाला ज्यादा खींचेगा, है ना। तो सॉरी, तो कौन सा स्प्रिंग, है ना, कौन सा स्प्रिंग ज्यादा खींचेगा जब इस m ब्लॉक पे x डिस्प्लेसमेंट देंगे, या कौन सा स्प्रिंग कम खींचेगा, ये डिपेंड करेगा K1 K2 पे, किसका वैल्यू ज्यादा किसका वैल्यू कम, है ना। तो जिसका K का वैल्यू ज्यादा होगा वो कम खींचेगा क्योंकि वो ज्यादा स्टिफ होगा, और जिसका K का वैल्यू कम होगा वो ज्यादा खींचेगा क्योंकि वो कम स्टिफ होगा, वो आसानी से खींच जाएगा, है ना। तो इसको जब x डिस्प्लेसमेंट देंगे तो ये K2 कुछ खींचेगा, डिस्प्लेस होगा बाय अमाउंट से x2, और ये स्प्रिंग ये वाला ये कुछ डिस्प्लेस होगा बाय सम अमाउंट x1, अलग अलग, है ना, बिल्कुल अलग अलग, क्योंकि स्प्रिंग अलग अलग है ना, स्प्रिंग का नेचर अलग अलग है। तो एक ही x खींचेंगे तो ये दोनों x नहीं खींच जाएगा, अलग अलग खींचेगा, क्योंकि इसका K2 वैल्यू है, इसका K1 वैल्यू है, अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट है, अलग अलग नेचर है दोनों का। ठीक है, ठीक है। अब अगला बात ये आता है, इसको जब x से खींचेंगे इधर, है ना, इसको जब ऐसे डिस्प्लेसमेंट देंगे तो फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, वो जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा दोनों में, वो सेम होगा या वो अलग अलग होगा। ये तो समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, स्प्रिंग का नेचर अलग अलग है, स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, लेकिन फोर्स कैसा होगा, फोर्स सेम होगा या अलग अलग होगा। तो फोर्स जो डेवलप होगा इस दोनों स्प्रिंग में, है ना, फोर्स जो डेवलप होगा दोनों स्प्रिंग में वो होगा सेम, सेम होगा बिल्कुल, है ना। इसको आप बिल्कुल ऐसे समझें, इसको बिल्कुल आप ऐसे समझें कि इसको पहले ऐसे समझ लें कि ये दोनों स्प्रिंग है, तो इसका पहले एक स्प्रिंग इक्विवेलेंट, है ना, एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग जो बनाएंगे, एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग जो बनेगा, ये इसका के इक्विवेलेंट, है ना, जैसे रजिस्टर्स के कैसे बनाते थे, दो रजिस्टर सीरीज में है तो दोनों का इक्विवेलेंट एक रजिस्टर बना लेते थे ऐसे, आर इक्विवेलेंट, और इसको कहते थे R1 प्लस R2, नहीं यही कहते थे, आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। उसी तरह से यहाँ पे दो स्प्रिंग सीरीज में है और इसका एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग बनाएंगे इस तरह से, तो इसका कांस्टेंट होगा स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट, है ना, के इक्विवेलेंट। तो इसको ऐसे समझे कि इसको जब इधर ऐसे डिस्प्लेस किया जाएगा, इसको जब ऐसे इधर डिस्प्लेस किया जाएगा बाय सम अमाउंट x, तो इसमें क्या आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स, है ना, F कितना होगा, वो या हाँ F वो कितना होगा, वो होगा k इक्विवेलेंट x, माइनस लगा देते हैं क्योंकि इधर लग रहा है, बाकी मैग्नीट्यूड वाइज तो k इक्विवेलेंट x ही होगा, है ना। इसको जब इधर डिस्प्लेस करेंगे x तो इस पे ये रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा कितना, माइनस k इक्विवेलेंट x, ये ऐसा होगा एक स्प्रिंग के केस में, ये दोनों का इक्विवेलेंट ये बना हुआ इस तरह से, ठीक है। यहां पे इस स्प्रिंग में और इस स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप होगा, जो फोर्स डेवलप होगा वो होगा सेम, बिल्कुल सेम। इसको बिल्कुल ऐसे एनालिसिस करें एक स्ट्रिंग की तरह, है ना, इस दोनों स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन को एक धागे की तरह लें, है ना, धागा जो स्ट्रिंग होता है बिल्कुल ऐसे, है ना, ऐसे एक धागे की तरह लें इसको, ठीक है, एक धागे की तरह, और इसका ये m मास से लगा हुआ है इस धागे में, तो इस m मास को जब इधर खींचेंगे तो इसमें क्या आएगा, टेंशन,
है ना। इसमें क्या आएगा, टेंशन आएगा उस धागे में, है कि नहीं। धागे में क्या आएगा, टेंशन। एक धागा तो एक टेंशन, है कि नहीं, एक धागा तो एक टेंशन। तो बिल्कुल यहां भी इसको इसी तरह से सोचना है, यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे एक धागे में एक टेंशन, यहाँ पे भी इसको बिल्कुल ऐसे ही सोचना है कि ये जो पूरा स्प्रिंग है इसको एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग की तरह देखना है। ये दो स्प्रिंग जो आपको दिख रहा है इसको एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग की तरह देखना है। तो क्या होगा कि इसको जब एक्स से आप डिस्प्लेस करोगे तो इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा, है ना। इस पे क्या बनेगा, रिस्टोरिंग फोर्स। तो इस पे जो पहले वाले पे जो रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा, ये F2 इसको कह दें, ये बनेगा K2X2, K2X2, K2X2। और इस पे जो बनेगा पहले वाले पे, ये बनेगा K1X1, है ना। ये रिस्टोरिंग फोर्स K1X1, ठीक है, ये क्या बनेगा, K1X1। लेकिन ये दोनों मैग्नीट्यूड में होगा सेम, ये दोनों मैग्नीट्यूड में होगा सेम, ये सब सेम होगा, है ना, ये सब सेम होगा। क्या क्या, ये K इक्विवेलेंट X, ये K1X1 और ये K2X2, है ना। ये सब इक्विवेलेंट, मतलब ये सब फोर्स बराबर होना है ना, ये भी ये भी ये भी, ठीक है। तो अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अब इसको जरा सॉल्व करें। इसको जब x से डिस्प्लेस किया गया तो ये x2 आया, ये x1 आया। तो क्या हुआ कि जब x से डिस्प्लेस किए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x1 प्लस x2, है ना। x इक्वल टू x1 प्लस x2, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो अब हमको के इक्विवेलेंट में जाना है। तो x1, है ना, x1 कितना है, ये x पे पहले बात कर ले, x कितना है, ये के इक्विवेलेंट x, है ना। तो यहाँ x देखें, ये f कितना है, ये है k इक्विवेलेंट x। सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो x होगा f बाय k इक्विवेलेंट। x क्या होगा, f बाय k इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा f बाय k इक्विवेलेंट, है ना। इसके आगे ये जो x1 है ना, कहाँ गया x1, ये x1 k1x1। तो f1 ये कितना है, k1x1। तो x1 कितना होगा, f1 बाय k1। लेकिन f1 नहीं, ये f ही रखना है इसको, क्योंकि फोर्स सेम है ना, फोर्स सेम है, फोर्स सेम है ना, फोर्स सेम है। इसको एक धागे की तरह ट्रीट करें, बिल्कुल इस दो स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन को एक धागे की तरह ट्रीट करना है ना, एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करना है। एक स्ट्रिंग में एक टेंशन होता है, तो एक धागे में एक स्ट्रिंग में एक टेंशन होता है, तो इस स्प्रिंग को भी वैसे ट्रीट करें, इस स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन को एक धागे की तरह, है ना, एक धागे की तरह। तो यहां जितना फोर्स है यहां भी उतना ही फोर्स होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, है ना। तो वही यहां पे करना है। तो ये x1 कितना हो जाएगा, f बाई k1, f बाई k1। तो यहां लिखेंगे f बाई k1। x2 कितना होगा उसी तरह से, f बाई k2, है ना, f बाई k2, f इक्वल टू k2 x2। तो ये होगा f बाई k2 इक्वल टू x2, ठीक है। तो ये तीनों इस तरह से, और ये f f कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 1 बाई k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2। तो इसको एलसीएम ले लेंगे फाइनली, तो ये ऊपर आ जाएगा k1 k2 बिल्कुल पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह बाई k1 प्लस k2। तो k इक्विवेलेंट का वैल्यू बिल्कुल पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह आ गया है रजिस्टर्स में, है ना। रजिस्टर में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू होता था रेजिस्टेंस के पैरेलल में जोड़ने के बाद, वो स्प्रिंग के केस में सीरीज में आता है, उल्टा याद रखना है। रजिस्टर में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट आता था, स्प्रिंग में सीरीज कॉम्बिनेशन में वो आता है के इक्विवेलेंट इक्वल टू k1 k2 बाई k1 प्लस k2, ठीक है। तो वहां पे पैरेलल में आता था, यहाँ पे वो वैल्यू सीरीज में आता है, उल्टा याद रखना है। तो आप रजिस्टर वाला याद रखें, उसका उल्टा लगा लें स्प्रिंग में, है ना, ऐसे कर सकते हैं, उल्टा लगा लें बिल्कुल। तो यहाँ पे बस यही ध्यान रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम क्या होगा, फोर्स, है ना, सेम क्या होगा, फोर्स। इसको बिल्कुल एक धागे की तरह ट्रीट करना है, एक धागे की तरह, है ना, एक स्ट्रिंग की तरह। तो एक स्ट्रिंग में एक फोर्स होता है ना, एक स्ट्रिंग में एक फोर्स होता है।
ठीक है, तो इस पे भी एक फोर्स आएगा, है ना। तो ठीक है भाई, तो ये के इक्विवेलेंट K1 K2 बाय K1 प्लस K2, ये बन रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन है, पहचानने का क्या तरीका है, दो स्प्रिंग का एंड टू एंड कॉम्बिनेशन होगा, है ना, दो स्प्रिंग का एंड टू एंड कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो ये आ गया के इक्विवेलेंट K1 X1 K2 X2, ये सब बराबर ही होगा, ये सारा फोर्स है ना, ये सारा F के बराबर है, ये सारा F के बराबर है सब, के इक्विवेलेंट X K1 X1 K2 X2, है ना। तो ये सब मैग्नीट्यूड वाइज अपने आप बराबर होगा, क्योंकि ये K2 अलग है X2 अलग है, तो ये दोनों जो प्रोडक्ट आएगा वही होगा जो K1 X1 आया, क्योंकि यहाँ भी K1 अलग है और X1 अलग है, तो ये जो प्रोडक्ट आएगा वही प्रोडक्ट यहाँ आने वाला है ना। तो ठीक है ना, ठीक है। तो वहां सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में जैसे करंट सेम होता था, करंट सेम होता था हर एक रजिस्टर से, यहाँ पे फोर्स सेम है हर एक रजिस्टर, हर एक स्प्रिंग से, सॉरी रजिस्टर नहीं, यहाँ तो स्प्रिंग है, हर एक स्प्रिंग से फोर्स सेम है, वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो सेम है, यहाँ पे फोर्स सेम है, रिस्टोरिंग फोर्स, वहां पे करंट सेम था, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब, और अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, है ना। आगे अब बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होगा, यहाँ पे एंड टू एंड कॉम्बिनेशन नहीं होगा, है ना, यहाँ पे एंड टू एंड कॉम्बिनेशन नहीं होगा। क्या तरीका है पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानने का, यहाँ पे स्प्रिंग का एक एंड मास से कनेक्ट होगा और दूसरा एंड किसी मास से या फिक्स्ड सपोर्ट से, किसी दूसरे स्प्रिंग से नहीं। यहाँ पे इस केस में कैसे पहचानने का तरीका है, स्प्रिंग का एंड टू एंड कॉम्बिनेशन नहीं होगा, है ना। दूसरा क्या तरीका है, स्प्रिंग का एक एंड मास से और दूसरा एंड फिक्स्ड सपोर्ट से, या मास से भी हो सकता है ना। स्प्रिंग का एक एंड मास से और दूसरा एंड फिक्स्ड सपोर्ट से, किसी दूसरे स्प्रिंग से नहीं, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन नहीं, ये इस केस में, है ना, ये इस केस में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वहां क्या होता था, याद कीजिए, करंट वाले सेगमेंट में, रेजिस्टर्स वाले के केस में, वहां पे वोल्टेज सेम होता था और करंट अलग अलग बट जाता था। नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट बट जाता था, करंट सेपरेट हो जाता था। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे जब आप इसको डिस्प्लेसमेंट दोगे बाय कुछ अमाउंट x, है ना, बाय कुछ अमाउंट x, तो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स दोनों पे डेवलप होगा अलग अलग, है ना। ये इसका कह लें पहले स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है ना। ये थोड़ा स्प्रिंग को सही से बनाए, ये यहां से, है ना, ये इसका कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, ये इसका इसका कुछ K1 है। तो इसको जब डिस्प्लेसमेंट देंगे x, तो क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा, ये इस पे बनेगा कुछ F1 K1 X1, अगर ये, हाँ ये अब ध्यान रखना है, पहले ये बात कर लेते हैं, पहले ये बात कर लेते हैं, आते हैं अभी फोर्स वगैरह सब पे आते हैं। तो हम लोग टाइम पीरियड अगेन निकाल रहे हैं, है ना, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाय k। यहाँ पे किसका रखें, K1 K2, तो फिर से वही k इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, है ना। फिर से हमको क्या निकालना पड़ेगा, फिर से हमको निकालना पड़ेगा k इक्विवेलेंट, है ना, निकालना पड़ेगा k इक्विवेलेंट। क्या निकालना पड़ेगा, k इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, है ना। क्या निकालना पड़ेगा, k इक्विवेलेंट, है ना, k इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे के इक्विवेलेंट,
तो वही तरीका है, पहले इसको डिस्प्लेस करेंगे स्लाइटली बाय सम अमाउंट x। तो क्या होगा, स्प्रिंग का दोनों एंड जो है इस m मास से चिपका हुआ है, स्प्रिंग का दोनों एंड इस m मास से लगा हुआ है। तो जब आप इसको x से खींचोगे, जब आप स्प्रिंग को, जब इस मास को आप x से खींचोगे तो ये भी इसके साथ लगा हुआ है, तो ये भी x से खींचेगा, ये भी x से खींचेगा, है ना। जैसे कोई गाड़ी के पीछे रस्सी बांध के दूसरी गाड़ी ले जाते हैं ना, कहीं खराब हो जाए तो वो आगे बढ़ रहा है, तो ये भी आगे बढ़ रहा है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, कंस्ट्रिक्टेड है, बंधा हुआ है। तो उसी तरह से यहां भी ये m जब x से खींचेगा तो ये भी x से खींचेगा और ये भी x से खींचेगा, है ना। तो इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा वो होगा -k1x, और इस पे जो होगा ये F1 और ये F2, इस पे जो होगा -k2x। तो x का वैल्यू सेम है, k1 k2 अलग होने से ये F1 F2 अलग हो गया। जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन है वहां पे करंट डिफरेंट हो जाता था, यहाँ पे फोर्स डिफरेंट हो जाएगा, फोर्स। यहाँ पे क्या डिफरेंट हो जाएगा, फोर्स डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे F1 हो जाएगा -k1x, F2 हो जाएगा -k2x, फोर्स बिल्कुल अलग हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे फोर्स अलग हो जाएगा, -k1x -k2x इस केस में, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो फोर्स लगाया गया है इसको डिस्प्लेस कराया गया बाय अमाउंट x, है ना। तो वो अब बराबर हो जाएगा F1 और F2 के, है ना। जितना फोर्स आप इधर से खींचे वो रिस्टोरिंग फोर्स के फॉर्म में बट गया दो स्प्रिंग में, है ना। जैसे बैटरी से वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करके करंट दिए तो करंट दोनों रेजिस्टर में बट जाता था, है कि नहीं। जो करंट आप दे रहे हो दोनों रेजिस्टर में करंट बट जाता था, बिल्कुल वैसे यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है वो बट जाएगा, कुछ इससे कुछ इससे, है ना। तो यहाँ पे ये F हो जाएगा F1 प्लस F2, F इक्वल टू F1 प्लस F2। तो F कितना है, तो यहाँ पे F ये है, F के इक्विवेलेंट x, है ना। इसको अगर x से खींच रहे हैं तो F हो जाएगा k इक्विवेलेंट x, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, साइन तो माइनस है ही। F1 ये k1x, F2 ये k2x, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ये x x x कैंसिल हो जाएगा और यहां से k इक्विवेलेंट आ रहा है k1 प्लस k2। तो ये वाला रिजल्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह आ गया, है ना। ये वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह रिजल्ट आ गया, नहीं वहां पे आता था ना सीरीज में R1 प्लस R2, तो वो वाला रिजल्ट यहाँ पैरेलल में आया। तो उल्टा चलता है स्प्रिंग और रेजिस्टर्स के केस में, इक्विवेलेंट का वैल्यू, है ना, इक्विवेलेंट का वैल्यू उल्टा चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फोर्स लगाया तो ये F1 F2 दोनों में चले गया थोड़ा थोड़ा, और ये फैल गया थोड़ा थोड़ा सेम अमाउंट से x से, क्योंकि इसके पास ऑप्शन नहीं है, दोनों यहाँ बंधा हुआ है। तो ये x से जाएगा तो दोनों को x से जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है दोनों के पास, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये k इक्विवेलेंट का वैल्यू k1 प्लस k2 आ जाएगा, है ना। तो अब टाइम पीरियड आराम से हम लोग कमेंट कर सकते हैं, टाइम पीरियड पे ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाय k1 प्लस k2, ये किसमें, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 पाई अंडर रूट m बाय k1 k2 बाय k1 प्लस k2, ये किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा, है ना, बिल्कुल उल्टा। तो ये था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो आपको ध्यान रखना है ना, जो आपको ध्यान रखना है। तो पैरेलल वाले में सीरीज जैसा आ जाता है, सीरीज वाले में पैरेलल जैसा आ जाता है, ठीक है। और ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन, है ना, ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ आया है है ना। स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहचानने का यही तरीका है कि एक एंड मास से होगा और दूसरा एंड फिक्स सपोर्ट से। जैसे जैसे एक और एग्जांपल से बताएं पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझने का, कि ये एक स्प्रिंग है और ये यहाँ मास लगा हुआ है, ये दूसरा स्प्रिंग है,
ये दोनों स्प्रिंग किस में है, सीरीज में या पैरेलल में? कमेंट में बताइए। ये दोनों किस में है, सीरीज में या पैरेलल में? एंड टू एंड कॉम्बिनेशन है क्या? नहीं है। ये बीच में मास आ रहा है, इस स्प्रिंग का एक एंड फिक्स्ड सपोर्ट से है और दूसरा एंड मास से है। इस स्प्रिंग का एक एंड फिक्स्ड सपोर्ट से है, दूसरा एंड मास से है। तो ये जो है ये पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है। इसका सीधा सीधा K1 प्लस K2 ये वाला आ जाएगा। ये पैरेलल में है, सीरीज में है ही नहीं, है ना। ये किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में बिल्कुल नहीं है। तो इसमें थोड़ा डाउट आता है, नहीं? तो ये ऐसे देखना है थोड़ा, सीरीज और पैरेलल। मास बीच में आ गया, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन नहीं हुआ ये। तो एंड टू एंड कॉम्बिनेशन नहीं है, ये पहचानने का तरीका। और ये बताई दी, एक एंड मास से दूसरा एंड फिक्स सपोर्ट से, तो वो कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। वैसा यहाँ पे है, एक एंड फिक्स सपोर्ट से, दूसरा एंड मास से। ठीक है, तो ये है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग भी ले लिए आज। आई होप इतना आपको समझ आया है। तो मिलते हैं फिर अगले कुछ और सिस्टम पे बात करेंगे। अभी एक फ्लोटिंग बॉडी के ऑसिलेशन के बारे में रह गया है, यूट्यूब में लिक्विड कॉलम के ऑसिलेशन पे रह गया है। अभी ये सब बात और करेंगे। तो पढ़ते रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए।